नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी बिहार। मैं हूं संतोष राज पांडे। आज जो खबर हम आपके पास लेके आए हैं उसे सुनकर आप भी हतप्रभ हो जाएंगे कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। बिहार में सियासी रंग पल पल बदल रहा है। स्थिति यह है कि बिहार का वोटर्स भी कंफ्यूज हो गया है कि इस बार वो किसकी सरकार बनाए। पहले हम बात कर ले जदयू की, तो जदयू एक केंद्रीय भूमिका में हमेशा बिहार में रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसकी पिछलग्गू बनी रहती थी, लेकिन इस बार जो समीकरण बदला है उसमें भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय राजनीति का ध्रुव बन के सामने दिख रहा है। जदयू की जड़ें कमजोर हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी जो डिसीजन ले रहा है, जो निर्णय ले रहा है, अब उसके पीछे पीछे जदयू का चलना मजबूरी बनता जा रहा है। दूसरी तरफ हम अगर कांग्रेस की बात करें तो एक जमाने में कांग्रेस राजद के बिना आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं सकती थी। आज स्थिति बिल्कुल ही बदल गया है। कांग्रेस को एहसास हो गया है कि राजद की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और अब लालू प्रसाद यादव तस्वीरों में नहीं है। लालू प्रसाद यादव के सहारे तेजस्वी यादव जरूर चल रहे हैं, लेकिन जो जमाना लालू प्रसाद यादव का था और जिस तरीके से माई समीकरण एकजुट था, उस समय एक बड़ी लहर थी राजद की और राजद ने सत्ता भी पाया था। लेकिन स्थिति यह है कि प्रचार प्रसार में लालू जी जाने लायक भी नहीं रह गए हैं। उनकी तबीयत ठीक तो मानी जा रही है, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है कि चुनाव प्रचार में दौड़ धूप कर सके और लोगों के बीच जा भी सके। तो तेजस्वी यादव इस मामले में बिल्कुल ही अकेला पड़ते दिख रहे हैं और इसका फायदा कांग्रेस उठाने की फिराक में लगी हुई है। कांग्रेस को मैदान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस अपनी मनमानी पे उतर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र वर्मा जी भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने आप तक बात पहुंचाई उसमें कितनी सच्चाई है। ज्ञानेंद्र जी, कांग्रेस को कितना फील्ड साफ सुथरा दिख रहा है दौड़ लगाने के लिए? देखिए, लगातार बिहार की राजनीति में जो अभी का समीकरण दिखने को मिल रहा है वो साफ तौर पे यह जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जमीनी स्तर पर वो मजबूती प्रदान किया, मजबूत इतना हो चुकी है कि अब वो किसी के पिछलग्गू बन करके नहीं चलना चाह रही है। क्योंकि लगातार चाहे वो बिहार की जनता हो या फिर बिहार की तमाम राजनीतिक दल है, उनके द्वारा लगातार ये कहा जाता है कि कांग्रेस जो है आरजेडी का पिछलग्गू बन करके वो सरकार में बने रहना चाहती है। लेकिन इस दामन से निकलने का प्रयास कांग्रेस इस बार पूरी तरह से कर रही है और लगातार जब से बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया है तब से लगातार उनके एक के बाद एक कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कई जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अन्य प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं या फिर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर राहुल गांधी की बात करें या फिर प्रियंका गांधी की बात करें, ये तमाम जो लोग हैं वो बिहार में लगातार आ रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो इससे अब कांग्रेस को लग रहा है कि जो हमारी जमीनी मजबूती होनी चाहिए इस बार वो चीज मुझे प्रदान हो रहा है और शायद यही कारण है कि वो लगातार इस बार आरजेडी पर प्रेशर बनाए हुए है। क्योंकि अब तक आरजेडी कांग्रेस पर प्रेशर बना करके उनसे मनचाहा काम करवा रही थी, जैसा कि इस बार चुनाव से पूर्व देखने को लगातार मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस के को जो सीट दी जाती थी वो सीट नहीं चाहती थी, बावजूद कांग्रेस को आरजेडी के द्वारा जबरन दिया जाता था जो कमजोर सीट थी। कई जगह तो फ्रेंडली भी फाइट हो रहा है कई जगह। अभी देखिए, खुद राजेश राम जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके अगेंस्ट आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार रही है, सुरेश पासवान। तो ये फ्रेंडली, इसको कैसे आप कह सकते हैं कि फ्रेंडली फाइट है? ये तो एक तरह से बड़ी चुनौती है कि आपके गढ़ में हम अपना प्रत्याशी उतार रहे हैं, जबकि राजेश राम उस क्षेत्र से विधायक हैं।
अब वहां पर आप अपना प्रत्याशी उतार करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप अपने समर्थन के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे आप उनको सपोर्ट नहीं दिलवा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा कि महागठबंधन में बिल्कुल जो तस्वीरें आ रही हैं, जो एक विकल्प माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिल के जो है बिहार में नई सरकार बना सकते हैं, और इनके साथ साथ मुकेश सहनी भी पूरा जोर लगाए हुए थे और लेफ्ट पार्टियां साथ में चल ही रही है। ज्ञानेंद्र जी, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी लेफ्ट दीपंकर भट्टाचार्य सहित और जो कई अन्य पार्टियां हैं, ये अंतिम समय में ये लोग आपस में तालमेल क्यों नहीं बैठा पाए? इसके पीछे क्या वजह है? जबकि सीट शेयरिंग को लेके पिछले कई महीनों से कई बैठकों का दौर चला, कई बार निर्णय भी लिया गया, लेकिन अंतिम स्थिति में जहां राजद है वहां कांग्रेस भी खड़ा हो गया, जहां लेफ्ट है वहां कांग्रेस ने दे दिया या राजद ने अपना प्रत्याशी दे दिया। तो ऐसी स्थिति में फायदा किसको होता दिख रहा है? देखिए, जो तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के नेता हैं, उनका मानना है कि इस चुनाव में पूरी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो मनमानी कर रहे हैं। वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो एक साथ लोगों के साथ मीटिंग कर नहीं रहे हैं, 1 बाई 1 मीटिंग करते हैं। एक बार कांग्रेस के अधिकारियों के साथ बैठते हैं, दूसरी पर लेफ्ट के साथ बैठते हैं, फिर उसके बाद मुकेश सहनी के साथ बैठते हैं। तो वहां पे किसके साथ वो क्या बात कर रहे हैं, ये बात जो है एक मंच पर नहीं आ पा रही है, जिसके कारण ये कंफ्यूजन शुरू से ही क्रिएट रहा है। क्योंकि मुकेश सहनी के बारे में सभी लोग जान रहे हैं, मुकेश सहनी ने कई बार मंच से तेजस्वी प्रसाद यादव के सामने ही ऐलान किया है कि मैं डिप्टी सीएम का दावेदार हूं, मुझे इतनी सीटें चाहिए। उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में महागठबंधन में ये बवाल शुरू हो चुका। जैसे ही मुकेश सहनी ने यह बयान दिया, उसके बाद से कांग्रेस हावी हो गई कि भाई मुकेश सहनी के पास क्या है कि वो डिप्टी सीएम और इतनी सीटों का दावा कर रही है, जबकि हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं। हम ठीक है 70 में से हम 19 विधायक ही जीते, लेकिन जीते तो उनसे तो कुछ तो हम बड़े हैं। उसके बाद लेफ्ट की अगर बात कीजिए तो 29 में से 19 सीट जीत करके आती है। उनका स्ट्राइक रेट देखिए, तो भाई जिसका स्ट्राइक रेट बढ़िया है वो तो स्वाभाविक है कि मुकेश सहनी के इस बयान के बाद से उनके अंदर खलबली मचेगी, और जिसके बाद से ही लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स जो महागठबंधन में था वो शुरू हो गया। और दूसरी ओर अगर बात करें तेजस्वी प्रसाद यादव की, जो कोई भी महागठबंधन के घटक दल के जो बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के हो, लेफ्ट के हो या मुकेश सहनी, तो जब ये लोग अपनी मांगों को वहां रख रहे हैं तो उनकी मांगों को मानने से साफ मुकर रहे हैं। यहां तक कि अब देखिए कि कई जितना चाहे वीआईपी हो, लेफ्ट हो या फिर कांग्रेस, वहां जहां उनके प्रत्याशी, वहां राजद अपने प्रत्याशी को खड़ा कर रही है। थोड़ा सा हम आपको पीछे ले चलना चाहेंगे। जब प्रशांत किशोर बिहार में कदम रखे थे तो भ्रष्टाचार का सफाया हो, पलायन रुक के कई मुद्दे लेके आए और लगातार इस बात का दावा भी किए कि इस बार वो चुनाव खुद भी लड़ेंगे और अपने बल पे पूरे बिहार में 243 सीटों पे उम्मीदवार खड़ा करेंगे। लेकिन अंतिम समय में प्रशांत किशोर ने अपनी घोषणा वापस ले ली। राघोपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तेजस्वी यादव के खिलाफ, लेकिन वहां से चुनाव नहीं लड़े और बाद में उन्होंने बयान दिया कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। और चूंकि उनके पास समय बहुत कम है, पूरे बिहार का दौरा करना है, कि उन्होंने कारण बता के अपने आप को अलग कर लिया। हाल के दिनों में जब टिकट का वितरण हो रहा था तो टिकट बिकने लगा। इसकी प्रमाण देने की हमको जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल हुआ कि टिकट कितने में महागठबंधन बेच रहा है, जनसुराज बेच रहा है, बाकी अन्य दल बेच रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये जो नमूना जो राजनेता, बिहार के भावी राजनेता कह सकते हैं, जो भ्रष्टाचार मिटाने की दावा कर रहे थे, उनके यहाँ से ऐसी तस्वीरें आई, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इस तरह की जो बातें सामने आई है सोशल मीडिया पे, वो तो वायरल वीडियो है। तमाम जो लोग, जो राज्य की जनता है, उन तक ये वीडियो पहुंच चुकी है। और अभी बता रहे हैं, सड़कों पर भी जाइए, अगर जनसुराज की बात कीजिए तो लोगों के मुंह से हमेशा निगेटिव ही निकलेगा। कि लोग कहते हैं ना कि जो दूसरों की बुराई, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद ही उस गड्ढा में गिरता है। तो जिस तरह से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार बड़े बड़े नेताओं पर जो आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का,
तो वो तो खुद उसमें लिप्त है, क्योंकि ये वीडियो साफ तौर पे बता रहा है उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जो नेता थे, वो साफ तौर पे वीडियो के सामने, कैमरे के सामने आकर के बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने उनका किस तरह से उपयोग किया। 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए सभी लोगों से खर्च करवा दिया, भाई आपको टिकट देंगे। प्रत्याशी के नाम पे 21 हजार रुपया ले लिया जाता है, प्रचार के नाम पे 1 लाख रुपया ले लिया जाता है। तो ये क्या है? ये तो सबसे बड़ा लूट का। अब ऐसे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं सलाहकार के रूप में 241 करोड़ रुपया कमाया, 98 करोड़ रुपया मैंने अपने हाथी को दे दिया, पार्टी को दे दिया। भाई कैसे आप दे दिया? 98 करोड़ आप दे दिए और 243 विधानसभा क्षेत्र में आप प्रत्याशी उतारे हुए, एक एक प्रत्याशी से आप आरोप लगा रहे हैं कि 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया खर्च करवाया। सलाहकार और रणनीतिकार के रूप में विख्यात प्रशांत किशोर भले चाहे जो दावा कर ले, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार का एक आम नागरिक जो मजदूर वर्ग से है, जो किसान वर्ग से है, उसकी जो आमदनी है केंद्र के अनुपात में काफी कम है। मैं नीचे के पैदान से अगर देखा जाए तो बिहार आता है। जो रोजगार की बात है, रोजगार में भी यही स्थिति है बिहार की। यही कारण है कि लोग यहाँ से पलायन करते हैं। लेकिन गौर करने की एक बात और है कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री है, ऐसी कौन सा रोजगार है, ऐसा कौन सा बिजनेस है कि राजनीति में आते ही मुखिया जी स्कॉर्पियो पे चढ़ने लगते हैं, नेताजी 2.5 से 3 करोड़ 5 करोड़ तक का टिकट खरीदने लगते हैं, और अगर हो गए मंत्री और विधायक तो करोड़ों अरबों में वो चले जाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि राजनीति में आने के बाद हर राजनेता करोड़पति हो जाता है? जिसकी कोई औकात नहीं हो वो विधायक होने के बाद भी करोड़पति अरबपति तक चला जाता है। आपको इसका मंथन करना होगा। अगर आप मंथन नहीं करेंगे तो बिहार की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी और नेता आपको ऐसे ही ठगते रहेंगे। रही रोजगार की बात, रही पलायन की बात, तो जितनी भी सरकारें आज भाजपा केंद्रीय राजनीति का ध्रुव बना हुआ है, बिहार में जिस तरीके से लोगों का पलायन है, प्रशांत किशोर ने सवाल तो वाजिब उठाया था, लेकिन हर बार पलायन का मुद्दा उठता है लेकिन ये थमता नहीं है। कोरोना काल से लेकर अब तक ये दृश्य दिख रहा है पलायन का। आज लोग बिहार से या अन्य राज्यों से छठ में बिहार पहुंच रहे हैं ट्रेन से। जो स्थिति देखने को मिल रही है उसका एक बड़ा सा दर्द है। जो लोग सफर करके जितनी मजबूरी में छठ में शामिल होने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं, उस दर्द की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको इस बार सावधान रहना पड़ेगा, वैसे नेता की चुनाव करना पड़ेगा जो बिल्कुल ही ईमानदार हो, वरना ये जो करोड़पति और अरबपति बनने की जो फैक्ट्री है चुनाव के समय, वो अब आपके सामने दिखाई पड़ने लगा है। और कोई नेता दूध का धुला हुआ नहीं है। इसलिए हमारी सलाह अवश्य है कि भले बिहार के सियासी रंग पल पल बदल रहे हैं, राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप तह तक जाइए और तब निर्णय लीजिए कि आपका नेता कैसा हो। अगर इस बार आप चूके तो ये जितने मुद्दे उठ रहे हैं बिहार में, इसका कभी सफाया नहीं होगा। चलते चलते ज्ञानेंद्र से एक बार और एक सवाल ले लेते हैं कि ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े स्टारअप पहुंच रहे हैं और बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए, क्या आपको लगता है कि जदयू और भाजपा के बीच जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें कामयाबी मिलेगी? देखिए, निश्चित रूप से बिहार में विकास का कार्य तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दूसरी ओर अगर आप देखते हैं बिहार में जो अगर कोई विरोधी दल है तो महागठबंधन है, तो चुनाव में जो टक्कर होनी है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच होनी है। हालांकि महागठबंधन की स्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं है, आपस में ही काफी तकरार है। तकरार तो एनडीए के अंदर भी है, लेकिन वो पटल पर नहीं आ रही है। लेकिन महागठबंधन की जो स्थितियां हैं वो पटल पर है, जिसका पूरा जो
फायदा है वो एनडीए को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अमित शाह पटना पहुंचे थे और उन्होंने जिस तरीके से राजनीति की है, हालांकि राजनीति के बड़े चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, और जो राजनीति करके गए हैं वह बिल्कुल धरातल पर दिखने लगा है। लेकिन ज़रूरत है कि जब आप वोट देने जाएं तो पूरा मंथन कर अपने हित में निर्णय लें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में अगले मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बिहार शरीफ की नई पहचान श्रीजन हाइट्स बाई साईं बोधित प्राइवेट लिमिटेड एक प्रीमियम लाइफ स्टाइल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न जिम, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया और टेम्पल प्रीमिसेस के साथ वास्तु अनुसार डिजाइन, 24/7 सिक्योरिटी, सीसीटीवी सर्विलांस और 100% पावर बैकअप। दिवाली स्पेशल धमाका ऑफर, 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स सिर्फ 4100 रुपए पर स्क्वायर फीट। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बस चोरा बगीचा से 2 मिनट की दूरी पर। बुकिंग्स ओपन नाउ। कॉल करें 1800-5728-177 या 9031605004।